आज एजेंडे में सरफहरिस्त है वो ख़बर जिसने आलमी सतह पर एक रद्द-ए-अमल को दावत दी है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है उस इसराइली मनसूबे पर जो इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, गाज़ा पर कब्ज़े का फ़ौजी मनसूबा। इस सिलसिले में जो इमेज हैं, सैटेलाइट इमेजेस, वो भी दिखा रहे हैं फ़ौजी नकलो हरकत के ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और ये 5 उसूलों पर मबनी एक मनसूबा है जिसका ऐलान इसराइल की जानिब से कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 6 महीनों पर मुश्तमिल होगा ये ऑपरेशन। उसके जो भी खदोखाल हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सिटी साहब, इससे पहले हमने बहुत पेशरफ देखी इस तनाज़े के हल के लिए। उसमें हमने अरब लीग की भी एक्टिविटी देखी, फिर इजिप्ट की तरफ से भी एक प्लान का ऐलान किया गया जिसे अरब प्लान का नाम दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने तौर पर एक मनसूबे का ऐलान किया था, उनके अपने ख्वाब थे, उस पर उन्होंने AI जनरेटेड एक वीडियो भी अपलोड की थी अपने अकाउंट के ऊपर जिस पर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया था और गम गुस्से का इजहार किया गया था अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि आज जो ये बड़ी पेशरफ्त जिसका धड़ल्ले से ऐलान इसराइल ने कर दिया है, बिन्यामिन नेतन्याहू ने कर दिया, उनके अपने अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि इससे मजीद सानेहात जन्म लेंगे। आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि इसराइल अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, अमल दरामद इस मंसूबे पर आसान होगा, क्या नताइज हो सकते हैं इसके? देखिए, 2 चीजें हैं। एक ये कि क्या इसराइल ने ये कहा है कि सारा गाजा जो है वो हम एनेक्स करने लगे, या ये कहा है कि जहां उस गाजा के उन इलाकों में जहां इस वक्त उनकी फौज है, IDF है, उसको वो फौज को और मजबूत वहां करेंगे और सेटलर्स को भी वहां लाके उनको सेटल करेंगे, ताकि ये एक गाजा के अंदर एक एरिया जो है वो इजरायली सेटलर्स और इजरायली आर्मी जो है उसको ऑक्यूपाई कर ले। मेरा ख्याल है ये एक, जिसे कहते हैं ना, प्रीकर्सर है, ये एक चाल है ताकि कल जब निगोशिएट करना पड़ेगा 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसके ऊपर बहुत से भी इश्यूज हैं, जो कि कंडीशन है बाकी मुस्लिम ममालिक की टू रिकग्नाइज इसराइल, तो उसमें फिर ये गिव एंड टेक ये बात बनेगी वहां। तो मेरा ख्याल है अपने ताश के पत्ते जो है उनको पक्का करने के लिए, नेगोशिएशन के लिए उन्होंने ये किया। मगर इसके अलावा इसकी एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये है कि 1967 के जंग के बाद जो कि मिस्र के साथ हुई थी, और उस वक्त भी इसराइल ने गाजा के अंदर सेटलर्स को इजाज़त दे दी थी कि आके वो सेटल करें। बाद में प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने सेटलर्स को वापस करवा दिया और कहा नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी इस चीज़ की। अब मगर ये फिर वही पॉलिसी अब इख्तियार की जा रही है कि सेटलर्स को अंदर डाल के उनको सेटल किया जाए। अच्छा, अब ये क्यों नेतन्याहू ने क्यों ये किया है? नेतन्याहू ने इसलिए भी किया है, ये सिर्फ ये नहीं कि अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन जो है उसको बेहतर करें, उसकी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप है ना, वो इस पर डिपेंड करती है। वो 2 बहुत राइट विंग पार्टीज, सेटलर्स की जो पार्टीज हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कैबिनेट के अंदर। उनके बगैर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता, और उनकी तरफ से 2 किस्म के प्रेशर्स थे। एक ये था कि जंग करो और हॉस्टेज और नो हॉस्टेज आप पै जाओ, उड़ा दो, मार दो, जेनोसाइड कर दो, और दूसरा ये कि फिर जमीन हमें लेके दो, हम वहां और भी सेटलर्स को करना चाहते हैं। तो एक किस्म की स्लो ऑक्यूपेशन जो उन्होंने बाकी जगह पे की है, यहाँ भी वो गाजा के अंदर भी वो करना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वहां क्योंकि नेतन्याहू की पोजीशन वैसे इंटरनेशनली बड़ी कमजोर होगी, तो उसे फिक्र था कि अब मैं इसराइल के अंदर अगर मैं कमजोर हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी छुट्टी ना हो जाए। इसलिए उसने उनकी जो डिमांड थी वो 2 राइट विंग, अल्ट्रा राइट विंग, ऑर्थोडॉक्स सेटलर पार्टीज, उनका एक डिमांड था, वो कंसीड किया। अब मेरा ख्याल है पूरा नहीं कंसीड किया शुरू में। वो तो चाहते हैं सारे का सारा गाजा जो है नेक्स्ट कर लिया जाए, जिसका एक किस्म का हवाला डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले दिया था कि जी ये तो मैं तो यहाँ रिवेरा बनाऊंगा और सारी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो अरब नेशंस जो है वो करेंगे और इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, और पैलेस्टीनियंस जो है उनको तो हम भेज देंगे, जॉर्डन भेज देंगे, सीरिया भेज देंगे, लेबनान भेज देंगे। तो उनका क्या है, वो तो ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशंस लेबनान में है, जॉर्डन में है, तो उनका क्या है, वो तो इससे ज्यादा पैलेस्टीनियंस जो है वो पैलेस्टाइन से बाहर है, तो ये भी वहां चले जाए और इसको हम बना देंगे एज अ रिवियरा और बेसिकली इजरायली आउटपोस्ट। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बात चली नहीं, उसके तो बड़ा रिएक्शन आया था। मगर अब ये जो कदम उठाया है नेतन्याहू ने, दिस इज सर्वाइवल। एक तरफ सर्वाइवल है इंटरनली इसराइल के अंदर
एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज काफी उसके ऊपर कमजोरी, उसके ऊपर अटैक आ रही है। और दूसरा ये, क्योंकि आपने भी अभी हाल ही में एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट लिखा गया है जिसमें इसराइल के पिछले प्राइम मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ्स, जी, मेजॉरिटी वालों ने ये लिखा है कि यार ये बंद करो जंग, और इसके साथ इसराइल का बहुत नुकसान हो रहा है, और आप जो हॉस्टेजेस के साथ नेगोशिएट करके उनको रिलीज करें, और आप ये बंद करें जो मार रहे हैं लोगों को, बच्चों को। तो ये तो बहुत बड़ा वहाँ एक रिएक्शन आ रहा है, मगर उसकी पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका वो है द टू राइट विंग पार्टीज, इसलिए वो कंसीड नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक इजरायली पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, और साथ साथ जाहिर है कि जब उसने फाइनल नेगोशिएशन करनी है आगे जाके, तो वहां भी अपना हाथ मजबूर करना चाहता है कि देखें ये तो ऑलरेडी हो चुका, ये तो मेरी सर्वाइवल की बात है, अब इसके आगे बात करें, ये बात तो हो चुकी है। तो इस किस्म की मेरा ख्याल है डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ। मगर जाहिर है आयशा, जैसे आपने कहा, इसका तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। ये जो सारी डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि इसराइल की रिकग्निशन करा ली जाए, इस किस्म की चीज के बाद तो बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। इसीलिए इसराइल ने ये नहीं अनाउंस किया कि हम अनेक्स करने जा रहे हैं। उन्होंने इतना ये कहा है कि जहां आईडीएफ इस वक्त है वो उसको पक्का अपना बेस बनाना चाह रहे हैं, और सेटलर्स की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि हमें वहां भेजें, हम जाके सेटल करते हैं, और जो कि मुमकिन लगता है अब। तो आई थिंक दैट इज वेयर द करंट सिचुएशन है। ये फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू में भी टेक ओवर की टर्म इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा गजा स्ट्रिप पे टेक ओवर करेंगे और हमास को डिसमेंटल करेंगे और कंट्रोल एक और अथॉरिटी को मुंतकिल कर देंगे। इतनी आसानी से उन्होंने अपना प्लान बता दिया। लेकिन सेठी साहब, 80वां जनरल असेंबली सेशन अगले महीने होने जा रहा है, जिससे पहले फ्रांस ने भी ऐलान किया था कि वो तस्लीम करने जा रहे हैं फ़लस्तीनी रियासत को, और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी किया ऐलान। अब सभी शशदर हैं कि इस ऐलान के बाद वो क्या रद्द-ए-अमल दें या वो किस तरह से रोकें। तो आपको लगता है कि अभी भी कहीं से मुदाखलत हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो इसे इसराइल का मामला करार दे दिया है? हाँ, सही है, और इसीलिए मेरा ख्याल है अब यूनाइटेड नेशंस में भी ठीक ठाक टेंशन होगी, क्योंकि ये मुल्क जो है, आई थिंक दे विल गो अहेड, ये रिकग्नाइज कर लेंगे। और इसीलिए क्योंकि ये रिकग्नाइज करने जा रहे हैं और इसराइल अपनी जंग नहीं रोक रहा, इसलिए फिर इसराइल जो है काउंटर कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इज टेकिंग द साइड ऑफ इसराइल। तो मैं समझता हूँ ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, बिकॉज देखिए अब तो इंटरेस्टिंग बात यह है, सारे जो अरब ममालिक हैं जो कहते हैं हम एब्राहम अकॉर्ड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी ये इस बात पे रजामंद हो गए हैं कि हमास को हथियार छोड़ने पड़ेंगे, जो हॉस्टेजेस देने पड़ेंगे, और हुकूमत, अगली हुकूमत जो भी बनेगी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हमास के खिलाफ तो सारे हो गए कि वो एक फोर्स है जिसको खत्म किया जाए। जैसे उन्होंने फैसला किया था कि उस फोर्स को जो सपोर्ट कर रहा है ईरान, उसको ही खत्म किया जाए। तो इसलिए आई थिंक हमास को तो सारे ही इत्तेफाक है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि हमास जो है उसको खत्म किया जाए, मगर साथ साथ ये कि जी फिर आप टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, वहां इसराइल जो है वो तैयार नहीं है जाने के लिए। वो तो ये कहता है हम बनाएंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पास होगी, सिक्योरिटी भी हमारे पास होगी, तो ये नहीं होगा कि जनाब को ऑटोनॉमी मिल जाएगी टू स्टेट की। वो इसराइल अभी भी तैयार नहीं है उसके लिए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अरब लीग भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर शरीक हुई, उसको को चेयर किया था सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस ने, जिसमें बाकायदा प्लान दिया गया था और पहली बार हमास के इकदाम की, अक्टूबर 7 के इकदाम की मजम्मत की गई थी, और यरगमाली और मगवियों की वापसी का मुतालबा भी उसमें किया गया था। तो अब इस ऐलान के बाद सऊदी अरब को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, सऊदी अरब को भी तो अपनी सारी चीज सोचनी पड़ेगी ना। सऊदी अरब के साथ जो डील हुई थी वही डील हुई थी यूएई के साथ। यूएई तो उन्होंने तो रिकग्नाइज कर लिया। सऊदीज के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ बड़ी जो सारी पुराना जो सारा सऊदी मौकफ रहा है वो तो बेसिकली बड़ा कंजर्वेटिव कंट्री है और एंटी इजराइल। तो सऊदीज के लिए प्रॉब्लम बनेगा, आपने सही निशानदेही की। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेगा, सऊदीज के लिए प्रॉब्लम बनेगा। अब सऊदीज क्या करेंगे? सऊदीज तो जो उनका मौकफ है कि टू स्टेट सोल्यूशन, उसकी गारंटीज दें हमें। अब वो गारंटीज क्या देंगे? डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात मानता है? इजराइल की कोई बात मानेगा? ये जो डिक्लेरेशन आया था इसकी वजह से हमास पर काफ़ी दबाव आया था, लेकिन आज के इस ऐलान के बाद हमास ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। हमास के पास क्या ऑप्शंस हैं सेठ साहब? कोई ऑप्शंस नहीं है। हमास जो है वो लड़ेगा, हमास है वहाँ, हमास लड़ेगा। प्रॉब्लम हमास के लिए ये है कि पहले हथियार आते थे और सपोर्ट मिलती थी ईरान से,
और वो सीरिया के जरिए मिलती थी। सीरिया हाथ से निकल गया। ईरान जो है उसको उन्होंने अटैक करके कमजोर कर दिया है और कांस्टेंट उसके ऊपर अब मसला बना हुआ है। इसलिए हमास के लिए अब लड़ाई करना आसान नहीं है। हमास की काफी डिग्रेडेशन हुई है, उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो गई है। तो मेरा ख्याल है हमास ये बात तो करेगा कि हम रेजिस्ट करेंगे, छोटी मोटी रेजिस्टेंस चलेगी, बट आई थिंक कम से कम फॉर द नेक्स्ट 3 or 4 5 years हमास नहीं खड़ा हो सकता विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। अब वो एक्सटर्नल सपोर्ट तो नहीं है, अब मिलना भी मुश्किल है। तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हमास टू हैव अ रेजिस्टेंस। अच्छा सिट साहब, इससे पहले जब ईरान के साथ इसराइल की बात बिगड़ी और अटैक्स हुए दोनों तरफ से किए गए, तो उसमें अमरीकी मुशावरत या रजामंदी हमें कहीं ना कहीं शामिल हाल दिखाई दी। अब ये जो इसराइल ने यूं अचानक ऐलान किया है, इससे मुकम्मल आशीर्वाद अमरीका की हासिल होगी? नहीं, अमेरिका तो अभी भी ट्राई कर रहा है ना कि यहाँ किसी तरीके के साथ सीज फायर हो जाए, रेफ्यूजीज वापस चले जाए और एब्राहम अकॉर्ड्स एक्सेप्ट हो जाए। मगर अब उसके लिए भी मसला बन रहा है ना, एब्राहम अकॉर्ड कैसे एक्सेप्ट होंगे इन हालात में। ये कदम जो उसने उठाया है अपनी सर्वाइवल के लिए डोमेस्टिकली, वो इंटरनेशनली मसला बन गया है जी। तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है ना आगे बढ़ेगा जब तक नेतन्याहू की छुट्टी नहीं होगी, जब तक इसराइल के अंदर नई लीडरशिप नहीं आएगी जो एक सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। ये मामले और भी गंभीर होंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे और लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। डोमेस्टिकली भी उन्हें रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू के सर्वाइवल का ये मामला था जिसके सबब उन्होंने ये बड़ा फैसला किया, जिसके बाद आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सेशन के मौके पर भी हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक अपना बहरहाल ये तो थी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आलमी जराइद की, जो आलमी जराइद रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को लेकर कि सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया और इस बारे में मुख्तलिफ क्लेम्स किए गए। और उसके बाद सेठी साहब ने एक शो में बाकायदा इस बारे में बात की थी कि G7 से वापसी पर नरेंद्र मोदी जी को मदऊ किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो चाहते थे कि किसी ना किसी बहाने से ये दोनों आपस में एक चेयर पर बैठ जाएं। फील्ड मार्शल जो वहीं अमेरिका में मौजूद थे, नरेंद्र मोदी G7 से वापसी पर, लेकिन उन्होंने कन्नी कतराई, वो निकल गए। सिर्फ सब 3 बड़े अखबारात हैं जो इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये जग हसाई का मौका है नरेंद्र मोदी जी के लिए। राइटर्स लिख रहे हैं, ब्लूमबर्ग और टाइम मैगजीन। ये तनकीद, बढ़ती हुई तनकीद नरेंद्र मोदी पर किस बात की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, वो लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को पढ़ा नहीं। पाकिस्तानियों ने पढ़ लिया कि ट्रंप क्या चीज़ है, क्या चीज़ उसे खुश करती है, कैसे उसे अपने तरफ लेके आना है। नरेंद्र मोदी ये पढ़ नहीं सके, सीख समझ नहीं सके डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी और इंडिया को नुकसान हो गया है। और अब वो जो हाथ पैर मार रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी आंखें दिखा रहे हैं, कभी फिर पीछे हटते हैं, कभी कहते हैं हम तो अभी भी निगोशिएट करेंगे, कभी कहते हैं देख लेंगे हम, ये होते कौन है वगैरह। कभी ये शंकर इधर भाग रहा है, कभी दोवल उधर भाग रहा है, सो ऑन। और आप जनाब चाइना पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये हाथ पैर मार रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खड़े हैं, आपने ज्यादती की है, फिर हम आपसे अलग होके हम दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। मगर ट्रंप को भी ये पता है कि दूसरे कैंप में ये जाके क्या करेंगे। वहाँ रशिया और चाइना, और अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिल गया, वहाँ तो चाइना डोमिनेट करेगा। तो वहाँ उस कैंप में जाके क्या बैठेंगे, वहाँ तो कोई इनकी बात नहीं सुनेगा। तो ये वहाँ क्या करेंगे। और सारी तजारत जो है इनकी वो अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ है, मगर जो तजारत अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ है और जो तल्लुकात है वो तो एक तारीखी है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल, नेतन्याहू इज इन ट्रबल, नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू ट्रबल आल्सो, क्योंकि उसके जो 3 मकासद हैं वो अगर पूरे ना हुए तो विद इन 6 months to a year डोनाल्ड ट्रंप की भी कश्ती जो है ना वो हिलनी शुरू हो जाएगी और लोग दलेर हो जाएंगे उसके खिलाफ, क्योंकि वॉर्स तो वो एंड कर नहीं सका। फॉरएवर वॉर्स जो है, मागा जो है वो बना नहीं सका। कोई इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू मूव बैक टू अमेरिका। वो बातें हो रही है जी कि एप्पल आ गया, एप्पल ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं, बातें हैं ये। कोई सब इंतजार में बैठे हैं कि ये चाइना के साथ क्या फाइनल सेटलमेंट होती है और कितनी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होगी या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बचता भी है कि नहीं बचता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही। इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका एक पहलू इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, शॉर्टेजेस होंगे इन द इंटरिम पीरियड,
आवाम खुश नहीं होगी। और जो टैक्स ब्रेक्स देना चाह रहा है वो अमीरों के लिए देना चाह रहा है, मिडिल क्लास और लो लोगों के लिए तो देना नहीं चाह रहा। तो वहां भी एक लावा पकड़ा है और इसलिए वो डेस्परेट होता जा रहा है कि किसी तरीके के साथ यूक्रेन में जंग बंद कराई जाए और इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर भी सीज फायर कराई जाए। और दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं, तो इसलिए वो धमकियां भी देता है, पीछे भी हटता है, फिर धमकी देता है, फिर कहता है नहीं नहीं होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। इसका जो असली यक्का है ना, एस, वो पुतिन के पास। दैट इज नॉट विद चाइना, दैट इज नॉट विद इंडिया, दैट इज नॉट विद नेतन्याहू, दैट इज विद पुतिन। अगर पुतिन के साथ इनकी डील हो जाती है यूक्रेन के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप समझे मजबूत हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के साथ भी मामले तय हो जाएंगे और ये जो सारा इस वक्त इशू बना हुआ है ये इतना नहीं रहेगा। और फिर आई थिंक इसराइल के अंदर भी थोड़ी बहुत पेशकदमी होगी। मगर अगर पुतिन इनकी बात नहीं मानता तो फिर आई थिंक सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है, बुली कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानते तो क्या करेगा? ये और सख्ती करने की कोशिश करेगा, मगर वो तो और नेगेटिव होती जाएगी। तो आई थिंक भी हमारी सब इस वक्त नजरें होनी चाहिए रशिया के ऊपर कि पुतिन क्या करेगा। विल पुतिन डू अ डील विद डोनाल्ड ट्रंप ऑन यूक्रेन और नॉट, या वो अपना वॉर चलाएगा, टेरिटरी लेगा, जब तक सारी उसके हाथ में टेरिटरी नहीं आ जाती और उसको इंश्योरेंस नहीं मिल जाता कि दिस इज परमानेंट, इसके ऊपर कोई लेन देन नहीं होगी, उस वक्त तक ही विल नॉट स्टॉप द वॉर। बहुत से शशपंज हैं इस नौइयत के मामलात में, लेकिन सिट साहब जिस तरह से आपने रूस का तस्करा किया, एक यक्का तो इजराइल के हाथ में भी है। और इस सिचुएशन में जब तलखी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंयामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इसराइल, विद मोसाद, विद द आईडीएफ, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी जिसके ऊपर कुछ लोगों को नाराजगी का इजहार किया उन्होंने कि मैंने बात क्यों की है ऐसी। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझे, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इसराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इसराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि देखिए ना, कहीं तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। उनको भी एक छोटी सी जगह दे दी गई है कि आप घूमें यहाँ, फिर बनाए, सेटल करें यहाँ। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इसराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब है ये चीजें छुपी भी नहीं है, दे आर ऑल ऑन इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ये। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को, और एयरफोर्स को भी बताएंगे आपने क्या गलती की। और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी इंज देनी है, तू की करना, मैं तू उल्टी तरफ दे रहे हैं, ऐसा देनी है, देख किस तरह संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इसराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बिकॉज देखिए ना, इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एक्सपर्टीज है वो तो आपने देख ही लिया कि किस लेवल पे हमने उनको काउंटर किया है। तो अब रह क्या गया पीछे? यही गया ना कि इजरायली आके उनको और ट्रेनिंग दें, ये करें वो करें, हथियार दें जो कि अमेरिका से आते हैं और इधर चले जाते हैं। इजराइल ने सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर तो दे दिया है ये इंडियंस को, विच इज द पेगासस सॉफ्टवेयर, जो कि वो जो कि सब दुनिया के जहाँ चाहे उसको टारगेट करके वो सारा सुन सकते हैं लोगों की व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राफ की जो कॉन्वर्सेशंस हैं और कम्युनिकेशन है। तो इसलिए आई थिंक the closer India gets to Israel, the bigger the problem for us. बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआविनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वज़ीर आज़म इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा और कह रहा है हाँ हमने मदद की।
तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। यही प्राइम मिनिस्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर है, इसने 10 साल पहले 12 साल पहले कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। यही कहा था ना, उसका क्लिप तो बहुत दफा दिखाया जी, शो में हमने चलाया ये था। तो हाँ, और ये तो इजराइल का ये व्यू है। वो मसला उसका ये है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर। और ये एक प्रेशर है कांस्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्गुमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बगैर में? वहाँ क्या, वहाँ बैठ के वो देखो, कीप्स एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो ईरान एंड पाकिस्तान राइट, आप समझ जाए बात। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान को भारत के अलावा इसराइल की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है इस एतराफ़ के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के। आपके बहुत से सवालात, जिनमें सबसे पहले एक ऐसे व्यूअर जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन सवाल बड़े काम का है। मेरा आपसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन है। मेरी राय में इसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि बहुत सारे लोग जो काम करने के काबिल हैं, उनको जब ये फ्री में सपोर्ट मिलती है तो वो काम करने नहीं चाहते। दूसरी ये है कि बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को भी यूज करते हैं। आप जरा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि क्या ये प्रोग्राम वाकई जो हमारी पब्लिक है उसके लिए कोई फायदेमंद है, या कि सिर्फ ये हमदर्दियां समेटने और खामखा जो हमारी पब्लिक है उसको बेकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी मेहरबानी। अर्ज ये है जी कि ये जो प्रोग्राम है इसके पीछे जो फलसफा है कि डायरेक्ट कैश ग्रांट देनी चाहिए लोगों को, उनकी जो गुर्बत है उसको दूर करने के लिए या उनकी सहूलत के लिए। और ये दुनिया में अब तस्लीम कर लिया है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, कि वो लोग जो एक दिन की रोटी भी नहीं खा सकते और जिनके जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं और कोई रास्ता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है उनको, और तो उनके हालात बेहतर करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, ये शुरू तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से हुआ, मगर अब दुनिया ने इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। और मौक़िफ़ ये है कि इनफैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा पैसे देने चाहिए। हाँ, इसका आप समझे कि एक किस्म की इंश्योरेंस है, एक किस्म की जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके में कि आपको हेल्थ फ्री मिलती है, तो एक किस्म का अगर आप हेल्थ फ्री ना हो तो आपको पैसे देने पड़े अपनी हेल्थ के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। वो हेल्थ कार्ड वार्ड बनाने की कोशिश की, वो नहीं चला, उससे बड़ी घपले हो गए। तो मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं, फिर आप जैसे मर्जी खर्च करें। ये हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शादी हो रही है किसी की, तोहफा देना है तो पैसे देते हैं, और कोई गुलदस्ता या कोई और कोई छोटे मोटे फिजिकल प्रेजेंस लेके क्यों नहीं जाते? ये इसलिए क्योंकि जब पैसे देते हैं तो जिसको पैसे मिलते हैं उसकी फिर आज़ाद होता है वो कि इसको मैं कैसे खर्च करूं। इसके साथ उसकी बेहतरी, उसकी जो आउटलुक है, वेलफेयर जिसे कहते हैं, वो बेहतर होता है। अगर आप उसको कुछ चीज़ दे देंगे, वो ना उसके काम की है ना उसको चाहिए, वो पड़ी रहती है, वो उसकी बेहतरी है कि आप पैसे दे दें, कैश दे दें। तो ये इसीलिए ये आपने देखा जो वो लिफाफा शादी के ऊपर जो आता है लिफाफा, और आराम से लोग ले लेते हैं। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये नहीं है कि जी लोग काम नहीं करेंगे, यार उनको तो पहले मुलाजमत नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर 40% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20-30% से ऊपर जा रही है। तो इसलिए ये इशू के जी वो फिर काम नहीं करेंगे, ये दिस इज नॉट, इट डजंट वर्क, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि पैसे बहुत थोड़े मिल रहे हैं। एक दूसरा ये कि ये खवातीन के लिए हैं ताकि वो फैमिली चला सके अपनी, ताकि घर के अंदर वो चूल्हे जल सके, और ये छोटा सा अमाउंट है। जो फलसफा है वो तो ये है कि और ज्यादा होना चाहिए ये सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उनके लिए, स्पेशली वुमेन, क्योंकि वो काम घर में करती हैं और इसलिए उनको
कोई थोड़ी बहुत स्पेंडिंग मनी मिल जाती है जो कि शायद उनका बंदा जो है वो नहीं लेके ला रहा उसके, और पूरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और थोड़ी सी औरतों के मजबूत हो जाती है उनकी आउटलुक, चार पैसे उनको मिल जाते हैं। सो आई थिंक आपका ये जो खौफ है कि या फक्र है कि शायद ये मिसयूज हो रहा है, ये सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपका ये कहना कि जी शायद वो सियासी तौर पे अपने सपोर्टर्स को देते हैं, एक्चुअली ये पूरे सर्वे करके और इसमें काफ़ी साइंटिफिक बेसिस बनाया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कि ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल ना किया जाए, अक्रॉस द बोर्ड जहाँ जहाँ गुर्बत है, जिन जिन इलाकों में है वहाँ टारगेट किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक सियासी जमात का गाड़ा है या किसी और सियासी जमात का गाड़ा है। तो इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्च हुई है और बड़ी कोशिश की गई है कि इसको न्यूट्रल रखा जाए, सियासी ना रखा जाए। तो इसलिए आई थिंक आपके दोनों ऑब्जेक्शंस जो हैं वो फैक्चुअली स्पीकिंग वो सही नहीं है। फैक्चुअली ये है कि ये पॉलिटिकली जिस हद तक न्यूट्रल हो सकता है ये न्यूट्रल है, पहली बात। दिस इज नॉट बायस्ड इस एक पार्टी के हक में या दूसरी पार्टी के हक में। और दूसरा ये है कि ये बेहतर तरीका है टू जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी मदद करने के लिए। ठीक, और अब स्वाद से जहाँ ज़ेब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिश्ते है ये किस हद तक महदूद हो सकते हैं? क्या ये इस तरह रिश्ते बन सकते हैं जो हाल ही में इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ते थे, जो इंडिया को एक लाडले के तौर पर पेश करता था, जैसा इंडिया रशिया से भी तेल खरीदता था, ईरान से भी खरीदता था, तो उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर पाकिस्तान खरीदता है तो उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह का धमकियाँ मिलती थी। तो अब तो वो हालात नहीं है, लेकिन क्या जो अब अमेरिका और पाकिस्तान का जो दोस्ती बन गया, तो ये जो ईरान का सदर का जो दौरा है पाकिस्तान आने का, तो जिस तरह पाकिस्तान ने बयान दिया है ईरान की जो हरी प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने का और इजराइल के खिलाफ कुछ बातें करने का, तो क्या पाकिस्तान भी इस तरह लाडला बन सकता है या नहीं? ये कुछ बस वक्ती तौर दोस्ती है? जी ये वक्ती तौर पे दोस्ती है। पाकिस्तान अमेरिका का लाडला नहीं बन सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को दे। अमेरिका के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं। अमेरिका इस एरिया से चला गया है। आपको पता है पाकिस्तान लाडला था अमेरिका का, कितने साल कितने दिहाइयाँ रहा, क्योंकि वहाँ उस वक्त ज़रूरत थी उनको पाकिस्तान की। अब उनको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब उनको दरअसल इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है चाइना के खिलाफ खड़ा होने के लिए। इसलिए ये जो अभी हुआ है ये शॉर्ट टर्म है। अभी इंडिया के साथ मेरा ये मौक़िफ़ है कि इंडिया के साथ तल्लुकात अमेरिका के फिर ठीक हो जाएंगे। जैसे इंडिया के अमेरिका के रूस के साथ ठीक होते हैं उसी वक्त इंडिया के साथ भी ठीक हो जाएंगे तजारत वाले। और ये जो इस वक्त जो पिकअप हो रही है, अर्थक्वेक आई है इंडिया के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आगे जाके ये मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अमेरिका का लॉन्ग टर्म दुश्मन जो है वो चाइना है, और लॉन्ग टर्म फ्रेंड जो है जो चाइना के खिलाफ है वो इंडिया है। ये नरेंद्र मोदी का चाइना जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी वो उधर जा रहा है वो इधर जा रहा है। नो, लॉन्ग टर्म में चाइना इज द थ्रेट टू अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो वही है कि चाइना के खिलाफ महाज बनाया जाए, और उस महाज के अंदर इंडिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जो रोल अदा कर सकता है। अभी भी आपने देखा इंडिया ने बड़ी चालाकी की है अपना इशारा करने के लिए कि हम अब पुराने एजेंडे के ऊपर कायम है। अभी ये चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करने, और ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ उन्हीं का हिस्सा है क्वाड का। तो आजकल क्वाड जो थोड़ा नीचे हुआ है ये वापस इसकी अहमियत बन सकती है और बनेगी। इंडिया बेसिकली अपने लेवरेजिंग थोड़ी ज्यादा कर रहा है कि ज्यादा इंडिया अमेरिका बुली ना करे, मगर इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ ज्यादा है अब, और किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो रशिया वाले इंटरेस्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। रशिया तो अब थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट पावर भी नहीं है। तो अब बेसिकली ये जो जंग हो रही है उसके अंदर इंडिया को साइड लेनी पड़ेगी और न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सवाल है दुबई से अरशद साहब का। अगर आपको मौका मिले इमरान खान से जेल में मिलने का तो क्या आप जाएंगे? क्योंकि एक प्रोग्राम में आपने आयशा नाज और मजहर अब्बास को जाने के लिए मशवरा दिया। अगर उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए तो आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? इस पे थोड़ा आप बात करें। भाई क्यों नहीं, मेरा नाम लिस्ट में डाल दें, और अगर इमरान खान साहब ओके करते हैं तो आई वुड लव टू गो एंड सी हिम। अपने फर्स्ट हैंड जाके देखें हालात क्या हैं, उनकी व्यूज़ क्या हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है एक जर्नलिस्ट के लिए। आई वुड लव टू डू दैट। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मजहर अब्बास साहब जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। वो
अपनी राय जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर उनको मौका मिल गया वहां जाने का और देखने का, तो ही विल गिव यू अ वेरी गुड रिपोर्ट, आई एम श्योर ऑफ इट। लेकिन आपकी रजामंदी के बाद उम्मीद है कि कभी ना कभी आपका नाम आ जाएगा और हमारे बजाय आप ही विजिट कर रहे होंगे। आई वुड लव टू गो। हाँ, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो के मुस्ताक। बड़ा अरसा हो गया आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, इसी बहाने हो जाएगी, फिर जेल के ऊपर आपका तबसरा भी छपेगा। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी कहानी, ताकि जी। उस पे एंड कर दें आप। जी। वो ये कि जब खान साहब इधर थे, जमान पार्क में थे, बिफोर ही वाज अरेस्टेड, तो मुझे फवाद चौधरी साहब का पैगाम आया कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे इमरान खान को। अच्छा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो मैंने फवाद से कहा क्यों नहीं, मैं मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं फिर इंतजाम करता हूँ। तो अच्छा। मैं देखता हूँ कि खान साहब, उसके बाद पैगाम आया कि खान साहब वांट्स, वो कहते हैं हाँ ठीक है मिल लें, अच्छा। मैं भी मिलना चाहूंगा। मगर हुआ ये कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो कि जैसे कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, उन्होंने सूंघ ली ये बात और उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिया कि सेठी बेग कर रहा है कि मैं इमरान खान को मिलूं और इमरान रजामंद नहीं है। तो सेठी जो है वो मिन्नतें कर रहा है। ओह। तो फिर मैंने कहा कि यार रहने दो, फिर अगर तुसी इस तरह करना है, मैंने कोई मिन्नत ही की, तो आपकी तरफ से मुझे आई थी कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ। तो आप ये पीटीआई वाले फिर शुरू हो गए, इनको जो मौका मिलता है वो किसी चीज को चलने नहीं देते और कोई ना कोई कंस्पिरेसी थ्योरी उसमें डाल देते। तो देन आई सेड टू फवाद, आई सेड यार रहने दो, मैं ਅਸੀਂ गंदे ही चंगे, ਅਸੀਂ दूर बैठे चंगे हैं। चले, माजी में फवाद चौधरी साहब थे, अब तो राजा साहब है, सलमान अकरम राजा साहब, वो तो करवा सकते हैं इंतजाम, नाम आपका। वो बेचारे खुद नहीं मुलाकात कर सकते तो मेरी कितने कराएंगे। चले, बहरहाल ये आइडिया कर देते हैं फ्लोट कि कभी ना कभी तो सेठी साहब की हो जाएगी मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे दिन कब आएंगे ये देखते हैं, वक्त पर मुनहसर है।